Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And as we know that we are going through with the chapter 15 from your social science, Some People Never Die. So, the children, in the previous class, we read the half part of this chapter, just like arrival of Vasco da Gama, rise of Vasco da Gama, British East India Company, shades of British Raj in India, Battle of Plassey, and the subsidiary alliance. And now today, doctrine of lapse. Doctrine of lapse was an imperialist annexation policy of the British East India Company to capture more Indian states. यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी, एक ऐसी इम्पेरियलाइज्ड पॉलिसी थी जिसमें क्या था, राज्य हरण करने की पॉलिसी थी उनकी, कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के राज्यों को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसको मिला लें। तो इसी तरीके से तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू कैप्चर मोर इंडियन स्टेट्स। अब ब्रिटिश इंडिया इस पॉलिसी के थ्रू क्या करना चाहती थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत के इंडिया के कई और राज्यों को और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्चर करना चाहती थी, उनके अधीन करना चाहती थी। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी, और ये किसके द्वारा लाई गई नीति थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। So according to this policy, if the ruler of a protected state died without a natural heir, the state's authority passed to the British East India Company. इस पॉलिसी के थ्रू क्या था, इस पॉलिसी के अनुसार क्या होना था कि इफ़ द रूलर ऑफ अ प्रोटेक्टेड स्टेट, प्रोटेक्टेड स्टेट मीन्स मतलब कि जहाँ का राजा जो होगा किसके, लेकिन वो जिस भी क्षेत्र का वो राजा होगा, लेकिन जो उसका राज्य है वो किसके अंतर्गत काम करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो प्रोटेक्शन उसको वहीं मिलेगा और उस राज्य के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लगान भी देना पड़ेगा, यानी कि उसको उसका लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक पॉलिसी के थ्रू तो अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो ऑटोमेटिकली उसका राज जो है वो क्या चला जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा। दूसरी पॉलिसी में क्या था कि अगर उस राज्य का प्रोटेक्टेड, किसी भी प्रोटेक्टेड स्टेट का कोई जो राजा है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है। नेचुरल हायर यानी कि जैसे कि उसका कोई पुत्र जो है आगे वारिस नहीं उसका कोई बचता है, हायर इट मीन्स वारिस, अगर उसका कोई वारिस नहीं बचता है तो द स्टेट्स और अथॉरिटी पास टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो उस स्टेट की जो अथॉरिटी है यानी कि जो उसका कार्य वो है, तो वो किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। सो नाउ द फर्स्ट जॉल्ट, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि सबसे पहला जो रिवॉल्ट, सबसे पहली क्रांति जो कि कब हुई, जब लोगों ने जाना कि दे स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो उन्होंने 1857 में जो सबसे पहला संघर्ष किया गया आज़ादी के लिए, द सेशन of parts of their territories to the British by the rules of Awadh and Hyderabad raised many eyebrows against the British in India। मतलब कि कई सारे रियासतों को जब कई सारे रियासतों के कई एरियाज़ को जो है ब्रिटिश ने जब अपने उसमें अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जब उसको कैप्चर किया, जैसे कि अवध एंड हैदराबाद, जिसमें क्या थे, अवध और हैदराबाद, रेज मेनी आईब्रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया, मतलब जिन्होंने उनकी क्या कर दी, कई सारे इंडियंस के ऐसे थे इंडिया में, कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी भौहें खड़ी कर दी। भौहें खड़ी करने का मतलब यानी कि उनको इस चीज़ की, ये चीज़ उनको, ये पॉलिसीज़ जो हैं भारतीयों को पसंद नहीं आई कि जिस तरह के से वो लोग अपने पॉलिसी लाकर अब भारत के कई राज्यों को अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाते थे। मोर एवर द एनेक्सेशंस ऑफ स्टेट्स लाइक सतारा 1848, संबलपुर 1849, नागपुर 1854 एंड झांसी 1853 एडेड फ्यूल टू द फायर। और एनेक्सेशंस मतलब राज्यहरण, कौन कौन सी स्टेट्स के जो राज्यहरण उन्होंने किए इन पॉलिसी के थ्रू, जैसे कि सतारा 1848 में, संबलपुर 1849, नागपुर 1854 एंड झांसी 1853 में। इन राज्यों हरण से जो है इन राज्य हरण ने जो है ब्रिटिश के प्रति जो भारतीयों के मन में जो है फ्यूल मतलब आग में घी डालने वाला काम किया, जिससे कि वो और ज़्यादा जो है भारतीय इस चीज़ से भड़क गए। दीज एंड सम अदर फैक्टर डिस्कस्ड
hereafter led to the great revolt against the British in 1857. इन सभी फैक्टर्स, इन सभी कारणों के कारण जो है 1857 में सबसे पहला जो क्रांति छेड़ी गई वो कौन से ईयर में थी? 1857. नाउ कॉजेज ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के क्या का कारण थे, किस कारण से जो है भारतीयों के मन में ये आया कि दे मस्ट हैव टू स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, उनको अब क्या करनी चाहिए? स्ट्रगल करना चाहिए फ्रीडम के, कि उन्होंने उनके सबसे पहली क्रांति की जब ये भारतीयों ने ये स्वीकारा कि उनको ब्रिटिश के अधीन नहीं रहना है। सो सबसे पहली जो चीज़ थी वो थे इकोनॉमिक कॉज, यानी आर्थिक कारण। द पीसेंट्स इट मीन्स किसान, जो पीसेंट से सफ़र ड्यू टू हाई रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा जो उस टाइम क्या मिलता था? टैक्स, हाई टैक्स यानी कि लगान जिसको बोलते हैं, हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शंस पॉलिसी। उनकी ब्रिटिश की क्या थी? बहुत स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी थी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, बहुत ज़्यादा किसान, जो भारतीय किसान थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। दे वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड इंडिगो कॉजिंग फेमाइन कंडीशंस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अ फूड ग्रेन क्रॉप्स। उनके अनुसार उस समय में जबकि भारत देश के अंदर फूड शॉर्टेज चल रही थी, खाने की कमी चल रही थी, उस दौरान जो है ब्रिटिश उनसे कौन सी इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कहते थे, जैसे कि कॉटन एंड इंडिगो। ये कैसी क्रॉप्स हैं? कैश क्रॉप्स होती हैं, यानी कि जिनसे क्या बनता है? टेक्सटाइल का काम होता है, कपड़ों का काम होता है। तो और ये समय उस समय था कि जबकि फूड शॉर्टेज थी देश के अंदर, तब वो वहाँ पर उस टाइम उनसे किस चीज़ के लिए फोर्स हुआ वो करता था, कौन सी फसल जो है ग्रो करने के लिए क्या करी जाती थी उनसे? इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। सो देयर क्रॉप्स वर परचेज फेमाइन कंडीशन देयर क्रॉप्स वर परचेज एट वेरी लो प्राइस, और जो उनकी क्रॉप्स थी वो बहुत ही कम दामों में उनसे खरीदी जाती थी। इट कैप देम ऑलवेज फ्रॉम हैंड टू माउथ, और जिससे कि मतलब क्या होता था? हमेशा उनको क्या करना पड़ा इसमें? हैंड टू माउथ, इट मीन्स हमेशा उनको क्या करना पड़ा इसमें? गरीबी के दिन उनको देखने पड़े। फिर नाउ द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन यानी कि जो कारीगर लोग होते थे, वे रिन्यूड बाय द लार्ज स्केल अराइवल ऑफ चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड इनटू इंडिया, यानी कि जो कि जिसको के बर्बाद कर दिया इन लोगों को। रिन्यूड इट मीन्स तबाह कर दिया है इनके जितने भी कारीगर थे, क्योंकि जो सारा जो कच्चा सामान था, किसी भी सामान को बनाने के लिए जितना भी गुड्स जो होता था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वो कहाँ से आता था? ब्रिटिश से आता था भारत के अंदर। एंड इट मेड देयर हैंडमेड गुड्स अनइकोनॉमिकल प्रोड्यूस, तो जिससे कि उनके द्वारा जो उनके हाथों द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें होती थी वो कैसी हो गई? बहुत उनका प्रोड्यूशन कैसा हो गया? अनइकोनॉमिकल। सो वेयर एवर आर्टिस्टमैन वर रिन्यूड ऑन दिस अकाउंट, और जिसके कारण जितने भी जो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, यानी कि जो क्राफ्टमैन कारीगर लोग थे, वो क्या होने लगे? तबाह हो गए, क्योंकि उसमें उनको कोई भी इकोनॉमिकल जो गेन नहीं होता था। नाउ द पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक जो कारण थे वो क्या थे? द विगोरियस एप्लीकेंट ऑफ द पॉलिसियर्स ऑफ सब्सिडायरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स angered the ruling section of the society. Rani Lakshmi Bai and Nana Sahib became bitter enemies of the British and led the revolt on their respective territories. मतलब जिसमें 1857 में जो एक बहुत बड़ी क्रांति जो किसके द्वारा? रानी लक्ष्मी बाई के द्वारा, क्योंकि रानी लक्ष्मी बाई और नवाब नाना साहिब के द्वारा जो है वो इनके क्या बन गए? ब्रिटिश के सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि उन्होंने अपने राज्यों को ब्रिटिश राज्य में लाने के लिए उन्होंने साफ क्या कर दिया था? इस चीज़ को उन्होंने नहीं स्वीकारा था। तो ये भी एक पॉलिटिकल कॉजेज रहे 1857 के रिवॉल्ट के लिए, क्रांति के लिए। नाउ द रिलीजियस कॉजेज, अ मेजर कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट वॉज द फियर अमंग पीपल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बेंट अपॉन दस डिस्ट्रॉय दियर रिलीजियंस, कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो सबसे बड़ा धार्मिक कारण क्या रहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया था? ये कि मतलब कि उनके अपने धर्मों को ख़त्म करके वो क्या करेंगे? रिलीजियंस को कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियनिटी में। सारे जो सबको लोग को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा डर था लोगों के बीच में कि जो ब्रिटिश हैं वो सब लोगों को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। द पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड्स बिलोंगिंग टू टेम्पल एंड मॉस्क्यू लैंड फर्दर फायर टू देयर एंगर, तो और मंदिर और मस्जिदों के ऊपर टैक्स के भरने के
जो कारण थे जिसके कारण जो है इन लोगों के अंदर ये आग भड़की कि मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए और मॉस्क्यू में जाने के लिए भी लोगों को क्या करना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। इसके लिए भी जो है उस टाइम पे लोगों के मन में बहुत क्रांति जागी 1857 में। नाउ द मिलिट्री कॉजेज, अबाउट 80% ऑफ टोटल ब्रिटिश ट्रूप इन इंडिया वर इंडियंस। ठीक है, द इंडियन सिपाही were looked upon as inferior beings, the hated by the were their British officers। जो कम से कम भी 80% जो ब्रिटिश ट्रूप होते थे, यानी कि आर्मी जो ट्रूप्स हुआ करते थे उस टाइम पे, उनमें ज़्यादातर लोग क्या होते थे, इंडियंस। द इंडियन सिपाहीज वर लुक्ड अपॉन द inferior being हेटेड बाय देयर ब्रिटिश ऑफिसर, और ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा उनको बहुत ही घृणा की नज़रों से उनको देखा जाता था। दे वर पेड मच लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर, उनको बहुत ही कम जो है उनको जो पेमेंट मिलती थी वो ब्रिटिश सोल्जर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। बिसाइड्स ऑल एवेन्यूज द प्रमोशन वर क्लोज टू देयर एज ऑल द हायर पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। और जितने भी ऑल एवेन्यूज़ थे, जो प्रमोशंस होते थे, जो पोस्ट जो के सिपाहियों के जो प्रमोशंस होते थे वो पहले से ही ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रिजर्व रहते थे। नाउ द इमीडिएट कॉज, सबसे इमीडिएट कॉज जो था, द सोल्जर्स इन द आर्मी वर गिवन इनफील्ड राइफल cartridges of these rifles were covered with the grease paper cover। जो इनके जो कार्टिलेज के जो कवर पेपर होते थे वो किसके होते थे, किससे कवर्ड होते थे, ग्रीस पेपर से। दीज ग्रीस कवर्ड हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर द कार्टिलेज कुड बी लोडेड इनटू द राइफल। और उनको राइफल में लोडेड करने से पहले उनको क्या करना पड़ता था, उन कार्टिलेज के जो कवर को मुंह से जो है काटना पड़ता था, उनको ब्रोक करना पड़ता था। द न्यूज़ स्प्रेड दैट द ग्रीस वॉज मेड काउ एंड पिग फैट। और ये जो न्यूज़ जो वहाँ पर ये जो एक न्यूज़ फैली कि जो ये कार्टिलेज जिसको बोलते हैं कारतूस के ऊपर जो ग्रीस लगाई जाती थी उसमें किसका, काउ और पिग का फैट होता था। एज हिंदूज कंसिडर द काउ sacred and the Muslim do not eat pig meat, both of the communities were angered टू ऑन दिस अकाउंट। तो जिसके कारण जो है दोनों ही जो धर्म के लोग हैं, क्योंकि जो हिंदूज होते हैं उनके लिए काव एक सैक्रेड एनिमल है, यानी कि जिसको वो पवित्र मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, और मुस्लिम जो है वो पिग का मीट नहीं खाते हैं। तो दोनों ही कम्युनिटीज़ जो थी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा, जिस कारण बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। द फर्स्ट सोल्जर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूजिंग द जर्नल कार्टिलेज वॉज मंगल पांडे। कारतूस के खिलाफ, यूजिंग द ग्रीस कार्टिलेज वॉज मंगल पांडे, जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट, यानी कि जिसने सबसे पहले इस अभियान को चलाया, जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की इस चीज़ के लिए कि वो जो है ये कार्टिलेज वाले जो ग्रीस कार्टिलेज को यूज़ नहीं करेगा। वो सबसे पहला व्यक्ति कौन था, मंगल पांडे। ही रिफ्यूज़ टू यूज़ द कार्टिलेज एंड वॉज हैंग फॉर इट, और जिसके लिए उसको क्या कर दी गई थी, जिसके लिए उसको फांसी की सज़ा दी गई थी, क्योंकि उसने उन कार्टिलेज को, उन कारतूस को यूज़ करने के लिए मना कर दिया था जिसके ऊपर पिग या काऊ की ग्रीस लगी होती थी। सो दिस इंसिडेंट स्पार्क्ड ऑफ द जनरल रिवॉल्ट विच स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन 10th May 1857। द रेबल सोल्जर्स एट मेरठ किल्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर। तो जो फिर जिससे कि क्या हो गया, लोग उस टाइम के लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्रांति फैली, और 10 मई 1857 को द रेबल सोल्जर्स ऑफ एट मेरठ किल देयर ब्रिटिश ऑफिसर, जिन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला। सो रिलीज द इम्प्रिजन्ड comrades and hoisted the flag of revolt. The soldiers then set off for Delhi, where they were joined by the local infantry. The rebels seized Delhi and declared the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India. नाउ रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, इस क्रांति के क्या कारण हुए, क्या परिणाम निकले। द रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट वर फॉलोइंग। द रिवॉल्ट वॉज रथलेसली सप्रेसेस बाय द ब्रिटिश, जिसने कि ब्रिटिश को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा उनको क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया। द बहादुर शाह जफर वॉज केप्ट इन एक्साइल इन रंगून वेयर ही डाइड इन 1862।
बहादुर शाह जफ़र को क्या कर दिया गया, एक्साइल यानी कि उसको ज्ञातवास के लिए भेज दिया गया, कहाँ पे, रंगून में, और जहाँ पर 1862 में उसकी डेथ हो गई। द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विदड्रॉ द राइट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू रूल इंडिया इन नवंबर 1858। The United Kingdom started ruling India directly through the Governor General। अब जो है भारत के अंदर जो यूनाइटेड किंगडम था उन्होंने क्या कर दिया, किस तरीके से राज करना शुरू कर दिया, डायरेक्टली थ्रू द गवर्नर जनरल के थ्रू जो है उन्होंने भारत पे राज करना शुरू कर दिया। नाउ कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि जो 1857 की क्रांति शुरू तो हुई थी लेकिन ये बहुत ही जल्द क्या हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें भारतीयों को सक्सेस नहीं मिली। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड ड्यू टू द गिवन कॉजेज। इन कारणों के कारण जो है वो ये जो क्रांति थी वो फेल हो गई। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोहेंशन, यानी कि यूनिटी, एकता की कमी थी उस टाइम। मैनी स्टेट रूल्स लाइक स्किंदियास, हॉकर्स, नवाब ऑफ भोपाल, राजाज ऑफ पटियाला, नभा, जिंद एंड जोधपुर, बिग जमींदार एंड ट्रेडर्स एक्टिविटी सपोर्टेड द ब्रिटिश, क्योंकि ये सब लोगों ने किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिश को सपोर्ट किया। द सिख, राजपूत एंड गोरखा बटालियन रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश टू द सप्रेस ऑफ रिवॉल्ट। और जो कौन कौन सी जो रेजिमेंट्स थी, कौन कौन सी, द सिख, राजपूत एंड गोरखा बटालियन जो थी वो क्या रही, ब्रिटिश के प्रति क्या रही, लॉयल रही, ईमानदार रही। तो उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में, इस क्रांति में अपना कोई रोल नहीं निभाया। द राइजिंग वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, और जो ये राइजिंग थी वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैली। इट वॉज लिमिटेड यूपी, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। केवल इसकी लिमिटेड कहाँ थी, केवल कहाँ तक ये क्रांति फैल पाई, यूपी, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। इट डिड नॉट एज्यूम अ नेशनल कैरेक्टर, मतलब कि पूरा राष्ट्र जो है इसमें एक होकर नहीं आ पाया। वेस्ट इंडिया रिमेन क्वाइट साइलेंट, और जो वेस्ट इंडिया थी वो फिर भी क्या, वो वेस्ट जो पार्ट था, वेस्ट इंडिया पार्ट जो है वो रिमेन साइलेंट, वो चुप ही रहा इस क्रांति में। वीक लीडरशिप, इसमें जो लीडरशिप थी वो काफ़ी वीक थी, वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट फेलियर। तो वीक लीडरशिप भी जो है वो सबसे बड़ा कारण रही इस क्रांति के फेल होने का। मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स लैक्ड अ नेशनल पर्सपेक्टिव एंड वर मोटिवेटेड बाय नैरो पर्सनल गेन्स। तो so the children, here your chapter is completed. Now you have to read this complete chapter, and the book work I will send you in the group. So that's all for today. Till then, bye, take care.